दोस्तों नमस्कार। DSA लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के विषय में कहा था कि हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पर्पज से 23 नवंबर 2024 तक के लिए। चूंकि 24 नवंबर 2024 को इसकी परीक्षा आयोजित होनी है, तो हमें किस तरीके से पढ़ना है और कौन कौन से विषय पढ़ना है, उन विषय में क्या महत्वपूर्ण है उसे पढ़ना है, जिससे कि यह एग्ज़ाम हम लोग पहली बार में क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन फीस महंगी होती है और नियर अबाउट देखा जाए कि यदि जिस भी अभ्यर्थी का अगर किसी अन्य जिले में सेंटर चला जाता है तो उसका लगभग एक बार का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने का खर्च करीब 5,000 रुपया बैठ जाता है। तो अन्य बार आपको न बैठना पड़े, आपका पैसा समय दोनों बचे, जल्द ही आप COP धारक वकील बने। इसके लिए आपको किस तरीके से इस बार जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है वो हम बताएंगे। अभी हम आपके सामने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सिलेबस लेके आए हैं कि कुल कितने विषय उसमें पूछे जाएंगे तथा किन विषयों से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। तथा जो सबसे ज़्यादा नंबर का विषय पूछा जाएगा उसके विषय में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे और उसके इम्पोर्टेंट को जानते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला विषय है, इसमें एक तो कुल मिलाकर 19 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली बार से अब जो नया संशोधन किया गया है ऑल इंडिया बार में, उसमें ये कहा गया है कि अब जनरल और OBC के कैंडिडेट को कम से कम 45% मार्क यानी 100 में से 45 नंबर चाहिए होगा क्वालिफाई करने के लिए, तथा SC ST को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% मार्क यानी कि 100 में से 40 नंबर आना अनिवार्य है, तभी वो इस एग्ज़ाम में पास हुए माने जाएंगे। तो हम जानते हैं कि इनका क्रम कौन से विषय हैं तथा कितने नंबर के इसमें प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहला है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से 10 नंबर के क्वेश्चन, कुल मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर IPC से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 नंबर के होंगे। उसके बाद है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें 10 नंबर पूछा जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन कुल मिलाकर रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे। फिर सिविल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसका कि 10 प्रश्न 10 नंबर का होगा। इसके बाद एविडेंस एक्ट 8 क्वेश्चन आएगा, इसमें ये 8 नंबर का होगा। फिर आता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, ये 4 नंबर का, इसका 4 प्रश्न आता है। फैमिली लॉ का 8 प्रश्न आता है, 8 नंबर के, जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही विधियों से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उत्तराधिकार अधिनियम से पूछा जाता है। फिर PIL के विषय में इसके 4 प्रश्न आते हैं, 4 नंबर के होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं तथा प्रोफेशनल इथिक्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर के। कंपनी लॉ, जिसके 2 क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंटल लॉ, इसके 2 क्वेश्चन और 2 नंबर के पूछे जाते हैं। साइबर लॉ के 2 क्वेश्चन 2 नंबर के। लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ 2 नंबर, इसका 4 नंबर का और 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर लॉ ऑफ टार्ट और उसके साथ में मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इसके कुल मिलाकर तीनों एक्टों से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के होते हैं। फिर लॉ रिलेटेड टैक्सेशन, उनसे संबंधित 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 नंबर के होंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, NI एक्ट, इनसे मिलाकर के जो तीनों एक्ट हैं चारों, इनसे मिलाकर के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 8 नंबर के आते हैं। लैंड एक्विजिशन, इसका 2 क्वेश्चन आता है 2 नंबर का।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ला, इसके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के। तो ये कुल मिलाकर के सीरियल में 19 है, लेकिन उससे ज्यादा सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इन सबको मिला करके 100 क्वेश्चन आता है इसमें। और 100 क्वेश्चन में हमें, यदि हम SC ST के कैंडिडेट हैं तो 40 और जनरल के कैंडिडेट हैं तो 45 क्वेश्चन जो है सही होने चाहिए, तब हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हुआ माने जाएंगे। अब इसमें होता क्या है, देखिए जो हमारा इसमें मेजर रूप है वो हम समझें तो भारतीय संविधान, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, फिर फैमिली लॉ और साथ में कॉन्ट्रैक्ट और TPA, इन सबको मिला करके अगर हम लोग एक अच्छी पढ़ाई कर लें तो इन सब से ही करीब 50 से ज्यादा नंबरों को क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोग जो है एक सेफ जोन में पहुंच सकते हैं कि हमें क्या जो है इसमें पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे भारतीय संविधान से। तो भारतीय संविधान में जो सबसे पहला, हम देखिए हमें पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले क्या है, जो हमारा ये अनुच्छेद 1 से लेकर के और अनुच्छेद 32 तक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जो ये मूल अधिकार और राज्य क्या है और उनके क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तथा मूल कर्तव्यों के विषय में फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके बाद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके विषय में। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का कैसे पूरा, मतलब कि उनकी नियुक्ति और उनके विषय में पूरा जानेंगे। साथ में प्रधानमंत्री से जो इतने संबंधित अनुच्छेद हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, संसद का गठन किस अनुच्छेद में होता है। उसके बाद फिर हम पूरी संसद की जो बातें हैं वो राज्य विधानमंडल की, राज्यपाल की, उसके बाद जो हमारे भाषाओं के विषय में है। फिर उसके बाद जो आते हैं कि वित्त आयोग हो गया, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके सब के विषय में संविधान में क्या प्रावधान है। तो इन सबको विषय में अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो एक ब्रीफ आइडिया हम लोगों को मिल जाएगा कि कैसे हम लोगों को जो है इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है और कौन से प्रश्न आएंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हाँ, और एक बात यह कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न। इसमें किस तरीके पूछे जाएंगे, तो पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। तो उसमें न्याय 3 प्रकार के दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है, तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समता बात की गई है। इसके विषय में बात की गई व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बात की गई, बंधुता बढ़ाने की बात की गई है। तथा ये जो है हमारा भारतीय संविधान या जो प्रस्तावना को जो अंगीकृत किया गया वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। और ये इतना इसमें से पूछ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात की ये संपूर्ण जो हमारा संविधान लागू हुआ ये 26 जनवरी 1950 से पूरी तरीके से लागू हो गया। इसमें कुल मिलाकर के 394 अनुच्छेद 394 के अनुसार 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ है। अब इसके बाद भाग 1 जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बात करता है। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसके बाद उसका है कि जो भी पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं वे राज्य क्षेत्र उसके अभिन्न अंग माने जाएंगे। इसके बाद अनुच्छेद 2 बात करता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की। तो संसद जो है वो विधि द्वारा किसी नए राज्य को जो है
वो प्रवेश करा सकती है या उनका गठन कर सकती है, स्थापना कर सकती है। तथा अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब जैसे जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, मध्य प्रदेश से झारखंड छत्तीसगढ़ बना, तो उस समय अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है उनको बनाया गया। इसमें यह है कि किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिला करके किसी राज्य क्षेत्र को राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, तथा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, घटा सकेगी, सीमाओं का परिवर्तन कर सकेगी और राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगा। ऐसा जो है संघ कर सकता है, जिसमें ऐसा कोई भी जो भी कार्य मतलब ये सब परिवर्तित किया जाएगा, इन सब का विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही किया जाएगा, बिना उनकी अनुमति के नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं कि आगे जैसे अनुच्छेद 5 बात करता है अब नागरिकता की बात आ गई। भाग 2 में नागरिकता प्रावधानित की गई है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसे किसी व्यक्ति को दी गई थी, तो संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, वो जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे थे, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा, भारत का नागरिक होगा। अब अनुच्छेद 6 है, बताता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के विषय में कि जो पाकिस्तान से भारत को आए हुए हैं उनके लिए नागरिकता की बात बताता है। अब ये अनुच्छेद 7 बताती है कि जो पाकिस्तान को भारत से पाकिस्तान को चले गए उनकी नागरिकता के विषय में बताती है। अनुच्छेद 8 कहती है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक होना। इससे स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति जैसे ब्रिटेन में गया और वहां की नागरिकता उसने स्वीकार कर ली है तो अपने आप ही भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। और अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा नियमन किया जाना। भाग 3 है मूल अधिकार के विषय में बात करता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने डीएसए लॉ पॉइंट में आपको AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपका सिलेबस क्या है, भारतीय संविधान की शुरुआत कर दिया गया है। तो अब रोज करीब आधे घंटे की क्लास आपको जब तक एग्जाम नहीं होता है YouTube पर अपलोड मिलेगी। आप लोग इसको देखिए और इसकी मदद से आप जल्द से जल्द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर अपना रजिस्ट्रेशन करा ही लिए होंगे, साथ में COP धारक वकील बन जाएं। आगे भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।